वेलकम टू बैक सभी का। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम जो है बायोलॉजी वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो कि आने वाले कांस्टेबल का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, इसके अलावा रीट का एग्जाम होगा। और अभी मैं यदि आपसे बात करूँ तो AEN की वैकेंसी आई है, उसमें भी जो है साइंस पूछी जाती है। और बहुत जल्द ही जो है आपके LDC की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आने वाले बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें ये साइंस जो है पूछी जाएगी। तो हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी साइंस की क्लासेज जो है आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारे द्वारा। तो अब हम हमारे यदि बात करें कि कौन सा टॉपिक चल रहा था, तो हम पढ़े थे मानव शरीर के तंत्र, और उसमें हमने 2-3 तंत्र जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। जिसमें मैं यदि आपसे बात करूँ तो हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, फिर हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था, फिर हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, फिर हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था। अब हमारे मुख्य रूप से इस टॉपिक में जो है 3 तंत्र और बचते हैं, जिसमें हमें बात करूँ तो कंकाल तंत्र हो जाएगा, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा नियंत्रण और समन्वय, यानी कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, उसके लिए 2 तंत्र जिम्मेदार होते हैं। उसमें पहला होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो आज हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो देखते हैं हमारा बात करें नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य की यदि मैं आपसे बात करूं, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी यदि हम अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो काम है ये हमारे शरीर के 2 तंत्र मिलकर करते हैं। ये हमारे शरीर के 2 तंत्र मिलकर करते हैं, जिसमें से एक तंत्र का नाम है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारा हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा। तो दूसरे हमारे तंत्र का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। यदि आपसे पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन कि हमारे शरीर में या मनुष्य शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन से तंत्र मिलकर करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र और हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों ही क्या करते हैं? नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। और तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका नाम से पता चला कि हमारे शरीर में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत सारी तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत सारी क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं। और न्यूरॉन्स जो है ये मिलकर क्या बनाती है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और न्यूरॉन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन को ही हम तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोलते हैं, न्यूरॉन, या उसको हम तंत्रिका कोशिका भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन की जगह आपके हिंदी वालों के क्या आ सकता है? तंत्रिका कोशिका भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यानी कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी जो है वो कौन है। तो जैसा कि जब हम अपन डायग्राम बनाएंगे एक न्यूरॉन का, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। तो कुछ पॉइंट्स हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर, तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिकाएं को हम क्या बोलते हैं? हम न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका या कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तंत्रिका तंत्र को हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका जो है ये मिलकर किसका निर्माण करती है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रही है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और इसीलिए हमारे जो ये न्यूरॉन है,
न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो हम किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं न्यूरॉन को। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। नाम से पता चल रहा है न्यूरॉन, और उनके अध्ययन करेंगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तो तंत्रिका का अध्ययन या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन के बारे में अध्ययन करना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूरोलॉजी। और जो न्यूरॉन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, तो हमारी शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है ये कौन सी हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। तो न्यूरॉन जो है ये क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी। सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगी। अब यदि मैं आपसे बात करूं तो तंत्रिका तंत्र जो है ना, ये किसमें पाया जाता है? ये मानव में ही पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? ये मानव में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो है ये पौधों में नहीं पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पादप जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? जीव होते हैं। तो इनमें भी रेस्पॉन्स देने की प्रक्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती होगी? ये किसके द्वारा होती होगी? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पादप में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो नहीं होता है। अब तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? तो हम जो भी वातावरण से जो उद्दीपन या फिर स्टिमुलेशन हम एक्सेप्ट करते हैं उसका हम रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये क्या करते हैं? सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उसके अनुसार क्या कर देते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देती हूँ कि तंत्रिका तंत्र जो है ये सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशंस, या हम संवेदना भी बोल सकते हैं, संवेदनाओं को, या इनको हम आवेग भी बोल सकते हैं। आवेगों को ग्रहण करना, आवेगों को ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद जो है इसका क्या होता है? विश्लेषण होता है, इसका एनालिसिस होता है, जो कहां पर होता है? हमारे ब्रेन में होता है। इसका एनालिसिस जो है ये कहां पर होता है? ब्रेन में होता है। यानी कि हमें उसका क्या जवाब देना है। जैसा कि आप आगे चल रहे थे और पीछे से आपको किसी ने मुक्का मार दिया, तो अब आपका ब्रेन जो है वहां पर जो आपको ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि भाई मुझे किसी ने मुक्का मारा है, तो अब उसका रेस्पॉन्स क्या देना है, ये जो है आपका ब्रेन जो है वो विश्लेषित करेगा कि अब उसको क्या मारना है, वापस मुक्का मारना है या फिर उसको लात मारना है या फिर उसका क्या जवाब देना है। तो विश्लेषण हुआ। अब क्या देंगे? हम रेस्पॉन्स देंगे, हम प्रतिक्रिया देंगे। तो तीसरा क्या होता है? प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना यानी कि रेस्पॉन्स करना, रेस्पॉन्स देना।
रेस्पॉन्स देना जो है ये हमारे किसका काम होता है, ये तंत्रिका तंत्र का काम होता है। तो यहाँ पर हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में जो है बेसिक जानकारी हमने देखी कि तंत्रिका कोशिकाएं जो है ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, और न्यूरॉन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संज्ञानात्मक इकाई बोलते हैं, और तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। और न्यूरॉन जो है ये हमारे शरीर की क्या है, न्यूरॉन जो है ये सबसे लंबी कोशिका है। फिर हमने बोला कि यहाँ पर हमारा तंत्रिका तंत्र जो है किस प्रकार से जो है विभिन्न तरह के सूचनाओं को ग्रहण करके उनको रेस्पॉन्स देता है। तो इसमें टोटल 3 क्रियाएं शामिल होती है। सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और फिर जो है उसका रेस्पॉन्स देंगे। तो 3 प्रकार की हमारे शरीर में तंत्रिकाएं भी होती हैं। जो सूचनाओं को ग्रहण करती हैं उनको हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिकाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। जो बीच में इन दोनों के बीच में होती है उनको हम बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन जो लाने ले जाने का काम करती है और जो वापस रेस्पॉन्स देने का काम करती है कि भाई क्या जवाब देना है हमें उसका, तो वो होता है मोटर न्यूरॉन, या उसको हम बोलते हैं चालक न्यूरॉन। इनकी हम बात आगे करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे एक न्यूरॉन की संरचना क्या होती है, न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है। तो आगे हम देखने वाले हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे हम, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला लिख लीजिए एक बार आप लोग। फिर हम देखते हैं न्यूरॉन की संरचना क्या होती है, न्यूरॉन की संरचना क्या होती है। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा न्यूरॉन की संरचना। क्या देखेंगे, न्यूरॉन की संरचना देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो आपने 9th-10th की बुक में देखा होगा इस तरीके का डायग्राम जो मैं आपके सामने अभी बना रही हूं। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का कुछ डायग्राम आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिए आप। फिर यहां से ये बड़ा सा भाग निकलता है जो तंत्रिका का सबसे लंबा भाग भी है, और फिर ये आगे जाकर जो है अलग अलग भागों में ये क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो ऐसा डायग्राम देखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है, ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होती है, हेयर समान स्ट्रक्चर होती है। ये जो भाग खुले आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्या होती है, हेयर नुमा स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, हेयर नुमा स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने जो ये हेयर के समान स्ट्रक्चर बनाई है ना, इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको। तो मैं इनका नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगी डेंड्रॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको अपन, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये इसके आगे भी तंत्रिका जो होती है ना, तंत्रिका कोशिका, ये आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है। जैसे ये तंत्रिका है, इसके पीछे भी एक तंत्रिका जुड़ी होगी, इसके आगे भी एक तंत्रिका जुड़ी होगी। तो आगे वाली तंत्रिका से ये सूचनाओं को क्या करती है, ग्रहण करती है। सूचनाओं को क्या करती है, आगे वाली तंत्रिका से ये सूचनाओं को ग्रहण करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सूचना जो है ये इसके केंद्रीय भाग की तरफ आएगी, यहाँ से केंद्रीय भाग की तरफ आएगी। तो ये पूरा का पूरा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक केंद्रक होता है, इसके अलावा इसमें एक द्रव्य ब्रह होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कोशिका काय बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा कोशिका काय, कोशिका काय। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोन।
अब साइटोन तो ये पूरा का पूरा भाग है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये जो छोटे छोटे कण मैंने आपको बताए हैं, ये छोटे छोटे कण जो है इनको हम बोलते हैं निसल के कण, निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं इनको, निसल पार्टिकल बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो निसल्स के ग्रेन्यूल है, निसल्स ग्रेन्यूल है, इनमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है राइबोसोम। इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया होगा सेल वाले टॉपिक में, राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम जो है ये क्या काम करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं निसल के कण, निसल के कण। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है राइबोसोम। इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और आपको पता है राइबोसोम हमने पढ़ा था सेल के अंदर, राइबोसोम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक केंद्रक भी होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये सूचना जो है यहाँ से सब तरफ से आएगी और फाइनली जो ये तंत्रिका के आगे वाले भाग में जाएगी और इस वाले भाग में आ जाएगी। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये तंत्रिका का सबसे लंबा भाग है, ये तंत्रिका का सबसे लंबा भाग है और इसका नाम है एक्सोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। और इस एक्सोन के ऊपर जो है कोशिका का आवरण पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, कोशिका का आवरण पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, कोशिका का आवरण पाया जाता है। इस तरीके से जो है कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि बीच में जो है आवरण जो है वो कंटिन्यू नहीं है, आवरण जो है ये कंटिन्यू नहीं है। इस तरीके से जो है इसमें क्या पाया जाता है, आवरण पाए जाते हैं। तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं, इस वाले भाग को, तो ये जो बीच में मैं आपको बता रही हूँ ये तो क्या है, एक्सोन है। ये क्या है, एक्सोन है। इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। और ये तंत्रिकाक्ष जो है ये क्या है, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है। तंत्रिकाक्ष जो है ये क्या है, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है। तो मैं लिख देती हूं यहाँ पर न्यूरॉन का, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्सोन। कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा एक्सोन। अब आपको पता है कि ये आपको जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये आवरण आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं माइलिन आवरण। इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन आवरण बोलते हैं। तो ये आवरण जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, माइलिन आवरण है। इसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, माइलिन आवरण है, माइलिन आवरण है। और ये जो यहाँ पर कवरिंग है माइलिन आवरण की, इसमें जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं स्वान कोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वान कोशिका बोलते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी स्वान कोशिका, ये हो जाएगी स्वान सेल, स्वान कोशिकाएं। अब आपको पता है कि ये आवरण जो है ना ये लगातार नहीं है, ये क्या है, बीच में जो जगह क्या है, छूटी हुई है। तो जिस जगह पर आवरण नहीं है उस जगह को हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेनवियर के नोड, या फिर हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो मैं यहां पर लिख रही हूं आप लोगों के लिए, रेनवियर के नोड क्या हो जाएंगे, रेनवियर के नोड हो जाएगा, या नोड ऑफ रेनवियर भी हम बोल सकते हैं। रेनवियर के नोड या नोड अपॉन रेनवियर भी बोल सकते हैं अपन। तो अब यहाँ पर सूचना जो है इस तरीके से आगे तंत्रिकाओं में जुड़ी होगी। तो ये जो अंतिम भाग जो है इस तरीके से जो है संरचना में खुल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिनेप्टिक नोब। क्या हो जाएगा बच्चों, सिनेप्टिक नोब हो जाएगा। अब
मैं वापस से एक बार स्ट्रक्चर को रिपीट कर देती हूँ। हमने देखा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें कौन कौन से पार्ट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो आपको जो ये हैंड व संरचना दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। फिर ये डेंड्रॉन जो है सूचनाओं को यहाँ पर ला रहे हैं सेंट्रल भाग में। इस पूरे सेंट्रल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशिकाकाय। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकाकाय, जिसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं इनको हम निस्सल के कण बोलते हैं, जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या काम करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा इसके बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये हमने क्या बना दिया, इसका न्यूक्लियस बना दिया। अब आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो तंत्रिका का सबसे लंबा वाला जो भाग आएगा उसका नाम क्या है, एक्सॉन है। इसको तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है। ये जो तंत्रिकाक्ष है इसके ऊपर कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम माइलिन आवरण बोलते हैं। ये माइलिन आवरण जो है कौन सी कोशिका का होता है, श्वान कोशिकाओं से बना होता है। और जिस जगह पर माइलिन आवरण जो है अनुपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं रेनवेयर के नोड। और फाइनली ये कहाँ पर खुलते हैं, सिनेप्टिक नोड में खुलते हैं। तो आई थिंक ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन के आपको समझ में आ गई होगी। अब कभी कभी पूछा जाता है कि सिनेप्स क्या होता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे, आपको ये पता होना चाहिए ना कि एग्जामिनर मेरे से क्या पूछ सकता है, तभी तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है सिनेप्स। क्या पूछ सकता है, सिनेप्स पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स भी लिखा हुआ आता है या फिर है ना कभी कभी सिनेप्सिस भी लिखा हुआ आता है। तो ज्यादा सही तो सिनेप्स है, लेकिन सिनेप्सिस भी लिखा हुआ आ सकता है, सिनेप्सिस। तो देखिए सिनेप्स क्या होता है, ये सिनेप्सिस क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पर ये जो संरचना बनाई ना, ये सिर्फ एक न्यूरॉन की है, सिर्फ एक न्यूरॉन की है। लेकिन हमारे पूरी बॉडी के अंदर हमारे तंत्रिका का क्या उपस्थित है, जाल उपस्थित है। तो यानी कि एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से जो है इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर दो तंत्रिकाओं के जो जुड़ने का स्थल है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिनेप्स। तो दो तंत्रिकाओं के जुड़ने का स्थल उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिनेप्स है, उसी को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और हमने देखा सिनेप्स क्या होता है। तो यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र के प्रकार। और यदि आपने पहले एग्जाम अगर दे रखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। वो कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो मस्तिष्क के जो भाग होते हैं, हम जो ब्रेन पढ़ते हैं ना, वो ब्रेन किसका पार्ट है, तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है, जिसमें हमसे पूछा जा सकता है कि प्रमस्तिष्क का क्या काम है, या फिर सबसे बड़ा भाग कौन सा है, या फिर संतुलन का काम कौन करता है। तो ये सारे के सारे जो हम पढ़ते हैं वो हम कहाँ पर पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार के अंदर। कहाँ पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रकार के अंदर। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के प्रकार हम देखेंगे। उससे पहले ये आप सारी चीजें नोट कर लो, फिर हम आगे जो है टेबल के माध्यम से समझेंगे कि तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका। तंत्रिका तंत्र के प्रकार जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन कौन से होते हैं, केंद्रीय और परिधीय। तो मैं यहाँ पर टेबल के माध्यम से आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक तरफ हम लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा हमारा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको हम बोलते हैं पीएनएस। शॉर्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पीएनएस,
PNS। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करते हैं, ये हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें भाग कौन कौन से आते हैं इसकी यदि हम बात करते हैं, तो इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ते हैं मस्तिष्क और दूसरा हम पढ़ते हैं मेरुरज्जु। हम क्या पढ़ते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़ते हैं। तो इसको मैं फर्दर जो है दो भागों में डिवाइड कर देती हूँ। ओहो, कहाँ चढ़ गई लाइन। तो इसमें हम पढ़ते हैं मस्तिष्क, इसमें हम पढ़ते हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें मेरुरज्जु। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, क्या हो जाएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी आसानी से जो है वो टॉपिक कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब मस्तिष्क जो होता है ना बच्चों, ये फर्दर जो है इसको हम तीन भागों में, हमारा जो खोपड़ी है ना, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको आगे हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तीन भागों में, जो बहुत आसान है। अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग ब्रेन का, फिर बीच वाला मध्य मस्तिष्क, फिर पीछे वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपके लिए जो है मैं किस तरीके से लिखूं इसको, तो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ आपके लिए। इसको मैंने मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया? तीन भागों में डिवाइड किया। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। दूसरा कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। और तीसरा जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसको हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। तो यानी कि हमारा जो खोपड़ा है, हमारा जो दिमाग है, इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, जो कि बहुत आसान है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इनके कोई भाग नहीं होंगे, ज्यादातर भाग जो होंगे वो हमारे मस्तिष्क के ही होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग है तो सब कुछ है। बाकी जो है बहुत सारी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका खोपड़ा, आपको ब्रेन जो आपका है, इस वजह से हम बहुत सारी जो है एक्टिविटी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, अब इनके भी क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से भाग होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में पहला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करती हूं तो यहाँ पर दूसरा होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। नाम आपने सुना ही होगा, हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के तीन भाग है, कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब आता है मध्य मस्तिष्क। क्या है मध्य मस्तिष्क? और मध्य मस्तिष्क में क्या होते हैं? हालांकि इसके अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं, लोब्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें चार पिंड होते हैं। उन पिंड को हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मध्य मस्तिष्क में उपस्थित जो पिंड है या लोब है उनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो है चार पिंड पाए जाते हैं, चार पिंड यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं।
कोरपोरा क्वाड्रिसेमिना बोलते हैं। अभी जो है हम ट्रेलर देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र का, फिर हम पिक्चर देखेंगे। अभी हम सिर्फ भाग के नाम देख रहे हैं, फिर हम इनका क्या क्या काम होता है ये हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे हमें कोई मूवी देखनी होती है तो हम ट्रेलर देखते हैं पहले कि भाई कैसी है, अगर ट्रेलर हमें अच्छा लगता है तो हम मूवी देखते हैं, तो मूवी में ही तो पूरा का पूरा जो होता है स्टोरी में समझ में आता है। तो यहीं पर हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, पहले हम जो है जनरल इनके नाम देख रहे हैं, फिर हम जो है क्या करेंगे, हम जो है इनकी डिटेल में देखेंगे कि भाई इनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब देखिए पश्चिम मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क बोलते हैं। अनुमस्तिष्क, इसको सेरिबेलम भी बोलते हैं। एक होता है पोन्स। पोन्स पाउडर नहीं बोल रही हूं मैं, बोल रही हूं पोन्स। ठीक है बच्चों, पोन्स पाउडर नहीं है, ये पोन्स है जो कि हमारे पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, तो ये हो जाएगा पोन्स। फिर देखिए तीसरा और अंतिम जो हमारे मस्तिष्क का भाग होता है उसका नाम है मेडुला ऑब्लोगेटा, जो कि किससे जुड़ा रहता है, ये वाला भाग जो हमारा मैं यहाँ पर लिखूंगी वो किससे जुड़ा रहता है, मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। और मेरुरज्जु जो है ये किससे जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र से। किससे? परिधीय तंत्रिका तंत्र से। तो उस भाग का नाम है मेडुला ऑब्लोगेटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको भाग के नाम? देखिए मैं वापस बता देती हूँ आपको। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होते हैं। मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना। और पश्चिम मस्तिष्क की हिंड ब्रेन की मैं बात करूँ तो अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लोगेटा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये मेरुरज्जु जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड हालांकि इसका कोई काम नहीं है, ये इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरुरज्जु जो है, ये मेरुरज्जु जो है ये ब्रेन को और परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मस्तिष्क तथा या हम ऐसा भी कह सकते हैं पश्चिम मस्तिष्क को किससे जोड़ता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। ठीक है, तो मस्तिष्क को परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पीएनए से जोड़ता है, पीएनए से जोड़ता है, इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। हालांकि यहाँ पर इन पार्ट्स के जो नाम हमने देखे हैं उनका क्या काम होता है ये हम देखेंगे, उससे पहले हम परिधीय तंत्रिका तंत्र को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क और हमारे जो मेरुरज्जु है इसको छोड़कर जितना भी हमारे भाग में तंत्रिकाएं हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो हैं ये किसमें उपस्थित होती है, ये किसमें शामिल होती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कपालीय तंत्रिका यानी कि मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है और मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन आते हैं ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, पीएनएस। तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें आती है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो हैं वो किस में आती है, वो आती है हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र में। और अब ये 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है कपालीय तंत्रिका, जो ब्रेन से निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, कपालीय तंत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपालीय तंत्रिका बोलते हैं। और ये होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। ठीक है, तो कपालीय तंत्रिका जो है ये कितनी हो जाएगी, 12 जोड़ी हो जाएगी। और जो मेरुरज्जु से निकलती है उनको हम मेरुरज्जु तंत्रिका या मेरु तंत्रिकाएं बोलते हैं। स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं मेरु तंत्रिकाएं। क्या हो जाएगी? मेरु तंत्रिकाएं। और ये होती है, कितनी होती है? ये होती है
31st, आप लोग 31st मनाते हो ना, तो 31st से आपको याद रखना है कि मेरुरज्जु तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कितनी होती है, 31 होती है। तो महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हमारी कपाली तंत्रिका जो होती है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। 12 महीने खत्म होने के बाद लास्ट में क्या आता है, 31st आता है। तो इसलिए हमारी मेरुरज्जु तंत्रिका जो है इसलिए नहीं होती है, मैं आपको याद रखने के हिसाब से बता रही हूँ। इसलिए मेरुरज्जु तंत्रिका को हम कैसे याद रखेंगे कि 31st, तो यानी कि यहाँ पर मेरुरज्जु तंत्रिका जो है ये कितनी होती है, ये होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है, 31 जोड़ी। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ये जो परिधि तंत्रिका तंत्र है ना, इसमें 3 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, 3 टाइप्स की इसमें क्या पाई जाती है, न्यूरॉन पाई जाती है। कौन कौन सी होती है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्या क्या काम करती है ये हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहली होती है सेंसरी। कौन सी होती है, सेंसरी। दूसरी होती है इंटरन्यूरॉन। संवेदी तंत्रिका बोलते हैं इसको। दूसरी होती है इंटरन्यूरॉन। दूसरी कौन सी होती है, इंटरन्यूरॉन होती है। और तीसरी यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन। कौन सी होती है, मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार की तंत्रिकाएं देखी, इनके क्या काम होते हैं हम इसके आगे बात करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने इस टेबल के माध्यम से देखा कि तंत्रिका तंत्र जो है इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है इसमें परिधि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क और हमारा क्या आता है, मेरुरज्जु आता है। मस्तिष्क के फिर से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर हमने इनके भागों के नाम देखे। फिर हमने देखा मेरुरज्जु जो है ये क्या करता है, मस्तिष्क को परिधि तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और परिधि तंत्रिका तंत्र में हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो इसमें शामिल होती है। और उसमें कपाली तंत्रिका 12 जोड़ी होती है। 12 महीनों से याद रखना है, 12 महीने का एंडिंग क्या आता है, 31st होता है। तो हमारी मेरुरज्जु तंत्रिका कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है, ठीक है। 31 पेयर्स होते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि इसमें कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, टोटल हमारे परिधि की बात करें या फिर हम टोटली यदि तंत्रिकाओं की बात करते हैं कि कितने टाइप की होती हैं, तो अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें ये होती है सेंसरी, दूसरी होती है इंटरन्यूरॉन और तीसरी होती है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारे जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हमने यहाँ पर जो नाम लिखे हैं, मेनली अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तो इनके क्या क्या काम होते हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला पहले आप लोग नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि इनके क्या क्या काम होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनके क्या क्या काम होते हैं। तो इसको मैं हटा रही हूं एक बार। तो देखिए हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क की। अब मैं वापस से जो है टेबल नहीं बनाऊंगी, टेबल जो मैंने आपको भी लिखवाई थी वो वहां से आपको ध्यान में रखना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और वो किसका पार्ट है, ठीक है। तो मस्तिष्क की यदि मैं बात करती हूँ तो देखिए पहला मैंने अग्र मस्तिष्क लिखा और उसमें भी मैंने पहला भाग जो है वो क्या लिखा, प्रमस्तिष्क। क्या लिखा, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। तो देखिए प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो है ये हमारे ब्रेन का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। क्या है, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या है, वो सेरिब्रम है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पहला पॉइंट हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है ना, ये 2 भागों में विभाजित होता है। यहाँ से एक खांच निकलती है बीच में से और इस तरीके से जो है आपने देखा होगा कि ये 2 भाग जो है खुल जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, 2 भागों के अंदर जो है ये खुल जाता है। तो ये इनको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। तो यहाँ पर जो ये खांच इसको 2 भागों में जो विभाजित करती है इसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कार्पस कैलोसम के द्वारा
जो है ये दो भागों में विभाजित रहता है और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क हेमिस्फीयर बोलते हैं, प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से ब्रेन का यदि मैं भाग बनाऊं, ब्रेन का यदि मैं यहां से भाग बनाऊं, इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वाला सबसे बड़ा जो भाग है ये दो भागों में विभाजित रहता है और इस प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। और ये जो बीच में आपको संरचना दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोलते हैं। तो समझ में आ गया, प्रमस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। कार्पस कैलोसम इसको दो भागों में डिवाइड करता है। अब इसके कार्य जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कार्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कार्य को कैसे याद रखना है, तो देखिए, कार्य हमारा जो दिमाग चलता है, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, या फिर हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो याददाश्त शक्ति है, ये सारी की सारी मेमोरी वगैरह जो है, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है हमारा प्रमस्तिष्क। तो जैसे कि आपको किसी दिन किसी ने टक्कर मार दी और वो जो है भाग गया, तो आप, हालांकि आपको वो मिलता नहीं है वापस, लेकिन आप सोचते हो ना कि यार अगली बार जो ये मिल गया ना तो बस इसकी खैर नहीं। तो हमारी मेमोरी, हम ये सोचते हैं ना कि हमें वो याद रहे चीज लंबे समय तक, या फिर हम विचार करते हैं, ना कि यार नहीं, इस बार तो बस 2021 भी खत्म हो गया, अब तो 2022 आने वाला है, 2022 में तो कुछ करना है। तो हम विचारते हैं कि इस बार तो बस आरएस जो है वो क्लियर करके छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, या फिर इस बार बस एलडीसी निकालना है। तो सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना। तो सोचना, विचारना, बुद्धि, कुशलता, इंटेलिजेंस, तो ये सारा का सारा जो चीजें हमारे जीवन में होती है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये करता है हमारा प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो कार्य में मैं लिख देती हूँ आपके लिए, सोचना, सोचना, विचारना, यादाश्त, यादाश्त, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, कुशलता। हालांकि ये सब एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं। इंटेलिजेंसी हम कह सकते हैं ये सारी की सारी जो है किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ये होती है हमारे सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होती है, हमारे सेरिब्रम के द्वारा होती है। तो बस हमें ये याद रखना है। फिर दूसरा भाग मैंने लिखवाया था आपको, दूसरा भाग मैंने लिखवाया था आपको थैलेमस। क्या लिखवाया, थैलेमस लिखवाया। तो थैलेमस का हालांकि कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये थैलेमस जो है ये क्या करता है, संवेदी और चालक तंत्रिकाओं के जुड़ने का स्थल है। यानी कि जो मैंने वहां पर तंत्रिका लिखाई थी ना, सेंसरी और मोटर, तो वहां पर ये जुड़ती हैं। तो संवेदी व चालक तंत्रिकाओं के जुड़ने का स्थल, संवेदी यानी कि सेंसरी व चालक तंत्रिकाओं के जुड़ने का स्थल है। तो हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है, ठीक है। तंत्रिकाओं के जुड़ने का स्थल, जुड़ने का स्थल, तो ये यहीं पर होते हैं, ये यहीं पर होते हैं। हमारी जो थैलेमस होता है वो फिर बाद में किससे जुड़ा रहता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। और फिर ये मस्तिष्क का मध्य भाग होता है और ये पश्चिम भाग होता है जिसमें ये सेरिबेलम होता है, ये पोन्स होता है और ये मेडुला ऑब्लोगेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा थैलेमस। फिर तीसरी हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो ये तीनों जो यहाँ पर हमने भाग लिखे हैं, ये कौन सा मस्तिष्क है, ये आपका है फोर ब्रेन, ये आपका है अग्र मस्तिष्क। कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। अब देखिए हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस, एक तो पहली बात तो है कि ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों का भाग है।
क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेन का पार्ट है तो ये तंत्रिका तंत्र का भाग है, लेकिन जब हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करते हैं और पीयूष के ऊपर भी नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर या फिर मास्टर की मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर की मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? तो इसके काम की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे ही हमारा टाइम हुआ लंच का और हमें भूख लगने लग जाती है और इसके अलावा थोड़ी देर में हमें प्यास लगने लग जाती है, तो भूख और प्यास नियंत्रण के केंद्र जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी किसका योगदान होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस का। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र दोनों का भाग होता है, दोनों में होता है ये। और इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर की मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर की मास्टर ग्रंथि। जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं उसके ऊपर प्रिंसिपल होता है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये किसकी भांति रोल निभाता है? ये प्रिंसिपल की तरह रोल निभाता है। तो मास्टर की मास्टर ग्रंथि, मास्टर की मास्टर ग्रंथि। स्कूल का सुप्रीम कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, तो इसीलिए हम इसको सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं। अब देखो ये क्या करता है, तो इसके कार्य क्या है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्य की यदि मैं बात करूं आपसे तो तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, नियंत्रण व भूख प्यास के केंद्र कहां पर होते हैं? भूख प्यास के केंद्र जो हैं ये कहां पर होते हैं? ये होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में। कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस के बारे में। मैंने जो तीनों पॉइंट आपको नोट करवाई है सारे के सारे अति महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अति महत्वपूर्ण बिंदु। आपके पासबुक में आते हैं ना, जैसे 9th-10th के बच्चे पढ़ते हैं तो पहले तो आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो ये सारे के सारे अन्य महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाइपोथैलेमस की बात की, फिर हमने मध्य मस्तिष्क देखा। दूसरा वाला भाग हमने क्या देखा? सेकंड वाला जो भाग है वो हमारा क्या है? मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है। और मध्य मस्तिष्क में क्या होते हैं? 4 पिंड होते हैं जिनके नाम मैंने आपको लिखवाया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 4 पिंड होते हैं जिसमें से 2 पिंड जो होते हैं वो दृष्टि के लिए होते हैं और 2 जो होते हैं वो सुनने के लिए होते हैं। तो हमारे मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? देखने और सुनने से संबंधित होता है। देखने व सुनने से संबंधित हमारा कौन सा मस्तिष्क होता है? वो होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा। तो तीसरे में हमारा पहला जो है, तीसरे में हमारा पहला है अनुमस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। अब देखिए अनुमस्तिष्क जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है हमारे ब्रेन का। तो अनुमस्तिष्क की यदि हम बात करते हैं तो अनुमस्तिष्क जो है ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। क्या काम करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए जब हम चलते हैं तो हम हर कहीं नाले में थोड़ी गिरते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम चलते चलते नाले में गिर गए। तो जो लोग क्या करते हैं, शराब का नशा करते हैं, तो नशा करते हैं तो उनका जो अनुमस्तिष्क होता है ये क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है और शरीर का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो फिर आपको पता है कैसी कंडीशन होगी, आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, तो इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो मैंने बोला कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। ठीक है,
और इसके कार्य की यदि मैं बात करूं तो कार्य जो है, कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य जो है ये कौन करता है, ये करता है अनुमस्तिष्क या फिर ये करता है सेरिबेलम। इसके अलावा हमने भाग देखे पोन्स, इसके अलावा हमने क्या देखे पोन्स। तो पोन्स जो है, हालांकि पोन्स का कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई काम नहीं है, ये शरीर की विभिन्न या फिर ब्रेन की जो विभिन्न तरह की तंत्रिका है उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या करता है, कनेक्टिव की तरह काम करता है, कनेक्टिव की तरह काम करता है। फिर हमारा तीसरा और सबसे लास्ट जो है, इसी के आगे मैं यदि बात करूं यहाँ पर, तो थर्ड जो है, इसी को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, और ये है हमारा मेडुला ऑब्लोगेटा। क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मोडुला ऑब्लोगेटा जो है ना, ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है। ये क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब इसके काम इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, इसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे रक्तदाब है, इन सबके नियंत्रण केंद्र कहां पर होते हैं, वो होते हैं मेडुला ऑब्लोगेटा के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ श्वसन, इसके अलावा पाचन, इसके अलावा रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, इनके नियंत्रण के केंद्र जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो होते हैं मेडुला ऑब्लोगेटा के अंदर। नियंत्रक केंद्र जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा में होते हैं। तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे तौर पर देखा कि मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में पहला भाग प्रमस्तिष्क है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कार्पस कैलोसम नामक जो संरचना है, ये इसको दो भागों में डिवाइड करती है और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, अर्धगोलार्ध बोलते हैं। काम की यदि मैं बात करूं प्रमस्तिष्क के काम की, तो ये सोचना, विचारना, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, कुशलता, ये सब किसके काम होते हैं, ये सारे के सारे काम हमारे प्रमस्तिष्क के हैं। फिर थैलेमस, थैलेमस कुछ नहीं करता, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है। फिर हाइपोथैलेमस, अति महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का पार्ट है, दोनों सिस्टम का ये पार्ट है, और इसको इसीलिए मास्टर की मास्टर ग्रंथि और सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट है, ये तापमान नियंत्रण करता है। भूख प्यास नियंत्रण के केंद्र जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं हाइपोथैलेमस में। फिर हमने बात की थी मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने से संबंधित है। फिर हमने देखा था ये हमारे सारे के सारे भाग जो है ये किसके हैं, ये सारे के सारे भाग जो है हमारे पश्चिम मस्तिष्क के हैं, हमारे हाइंड ब्रेन के हैं, हाइंड ब्रेन के हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अनुमस्तिष्क है। तो अनुमस्तिष्क जो है ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन करना। फिर पोन्स की बात करते हैं तो ये विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। और फिर ये मेडुला ऑब्लोगेटा जो है ये भी अति महत्वपूर्ण है। मेडुला ऑब्लोगेटा ये क्या काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो विभिन्न क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन है, पाचन है, रक्तदाब है, इनके नियमन के केंद्र जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा में होते हैं। तो बस इतना आप याद रख लोगे तो आपका जो है क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मैडम आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट बता रहे हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी में यहाँ से पूछ लिया जाए, किसी में यहाँ से पूछ लिया जाए, तो हमें तो सारा का सारा ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये सारे के सारे क्या हैं, अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होने जा रहा है और इसके बाद में हमें लास्ट पढ़ना है तंत्रिकाओं के प्रकार, जिसमें मैंने आपको नाम तो बता दिए हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये क्या क्या काम करते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा ना कि मैडम हम कह रहे हैं कि हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, हम सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारी कौन कौन से प्रकार की तंत्रिकाएं करती हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमारी तंत्रिकाओं के प्रकार और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो इन सबको लिख लो पहले, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का जो है एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं तंत्रिकाओं के प्रकार।
यस, तो अब हम देख रहे हैं तंत्रिकाओं के प्रकार। तो हम देखते हैं तंत्रिकाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। और ये मैंने आपको बताया 3 प्रकार हैं। इसमें हम यदि पहला देखें तो पहला है संवेदी तंत्रिकाएं। कौन सा है? संवेदी तंत्रिकाएं। सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन। अब देखिए, जैसे कि मान लो कि आपके हाथ पर जो है किसी ने गर्म पानी डाल दिया, या किसी ने जो है आपकी चूंटियां भर लिया, या फिर वहां पर सुई चुभो दी, तो आपकी जो तंत्रिका जो है सूचनाओं को जो ब्रेन तक लेके जाएगी वो कौन सी है? संवेदी तंत्रिकाएं हैं। फिर आपके ब्रेन में उसका विश्लेषण होगा कि अच्छा इसने मेरे साथ ये मजाक किया, तो आपको उसके साथ क्या करना है, तो ये लाने का काम जो करती है वो हमारी आगे वाली तंत्रिका करेगी। तो पहले हम देख रहे हैं कि सूचना को जो ब्रेन तक ले जाने का काम करेगी वो हमारी कौन करती है? संवेदी तंत्रिका करती है। तो सूचना या संवेदनाओं को संबंधित अंग से मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य, मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरी हमारी होती है इंटरन्यूरॉन। दूसरी हमारी होती है इंटरन्यूरॉन। और इंटरन्यूरॉन जो है ना, ये 2 तंत्रिकाओं के बीच की जो तंत्रिकाएं होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरन्यूरॉन बोलते हैं। तो इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। दो तंत्रिकाओं के बीच की तंत्रिका क्या कहलाती है? इंटरन्यूरॉन कहलाती है। और फिर थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका नाम है चालक तंत्रिका। उसका नाम क्या है? चालक। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं अभिवाही तंत्रिका। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिवाही तंत्रिका भी बोल सकते हैं। अभिवाही मतलब लेकर आने वाली। और ये होती है चालक तंत्रिका, या इनको हम बोल सकते हैं अपवाही तंत्रिका। इनको हम क्या बोल सकते हैं? अपवाही तंत्रिका बोल सकते हैं। इनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। इनको हम क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। अब मैंने आपको बताया कि सूचनाओं को ले जाने का काम तो कौन करती है? संवेदी करती है, सेंसरी करती है। लेकिन ब्रेन से वापस उस अंग को क्या करना है, वो काम कौन करती है? वो सूचना जो वापस लाने का काम जो करती है वो कौन करती है? चालक करती है। तो मस्तिष्क से विश्लेषण के बाद सूचना को संबंधित अंग तक लाने का कार्य संबंधित अंग तक लाने का कार्य जो है ये कौन सी तंत्रिका करती है? ये करती है मोटर न्यूरॉन। तो
इन्हीं तंत्रिकाओं के साथ हमारा जो तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक है ये पूरा होता है। और जैसे कि मैं आपको रोज बोलती हूँ कि हम टॉपिक को इस तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब जो है आप दे सकते हो। यदि आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, कंटिन्यू आप यदि वीडियोस देख रहे हो, आप प्रॉपर नोट्स कर रहे हो और उसके क्वेश्चन आंसर यदि लगा रहे हो, तो इस बात की गारंटी है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा तंत्रिका तंत्र, हमने तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरा देखा। अब हमारे जो है बहुत ही कम जो तंत्र इसमें बचे हुए हैं, जिसमें हम नेक्स्ट देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर हमारा बहुत ही छोटू सा जो एक तंत्र बचता है उसका नाम है कंकाल तंत्र। तो आने वाले 1-2 दिनों में हमारे जो तंत्र वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम जो है आगे वाला टॉपिक देखेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो किसी के लिए यूजफुल है। और अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी साइंस आने वाला है, उनको ये वीडियो जो है आप लोग शेयर करें। तो अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।